नमस्कार स्टूडेंट। चलो आज हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्या होता है, कैसे मतलब उसको समझेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जानने से पहले हमको पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी होना चाहिए। खासकर जो केमिस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं तो नॉन केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को कम से कम 1 से लेकर के 30 तक तो एटॉमिक एटम और एटॉमिक नंबर और उसके एटॉमिक मास याद होने चाहिए, जिससे हम बेसिक केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन 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 का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। उसी तरह हीलियम हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। उसके बाद है लिथियम लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। उसके बाद है बेरिलियम बेरिलियम का कितना होता है? 4 होता है। उसके बाद है बोरोन बोरोन का कितना होता है? 5 होता है। कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। हाँ, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। और फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। ये एटम है, एटम, और ये उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये दोनों चीज देखेंगे। और एक और देखेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास देख लेते हैं। जैसे इसका एक ही होता है, इसका कितना होता है? 4 होता है। इसका कितना 7 होता है। इसका कितना होता है? 9 होता है। इसका 11 होता है। इसका 12 होता है। इसका 14 होता है। इसका 16 होता है। इसका 18, एक 19 होता है। उसी तरह अब आते हैं नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 10 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 20 होता है। उसी तरह सोडियम सोडियम का कितना होता है? 11 होता है और एटॉमिक मास इसका 23 होता है। उसी तरह मैग्नीशियम मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है एटॉमिक नंबर और 25 होता है एटॉमिक मास। उसके बाद एल्युमिनियम एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 27 होता है। उसके बाद है सिलिकॉन सिलिकॉन का कितना होता है? 14 होता है और इसका 29 होता है। उसके बाद फास्फोरस फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है? 31 होता है। तो ये जानना जरूरी है। इसी तरह आप 30 तक याद कर सकते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। अब हम इसी के बेस पे हम आपको कुछ समझाना चाहेंगे, तो चलो देखते हैं आगे। देखो, कोई भी एटम होता है ना, एटम एटम होता है, तो एटम दो कंडीशन में हो सकते हैं। या एक तो न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल, और एक हो सकता है चार्ज के केस में। अब चार्ज में दो हो सकते हैं। चार्ज के केस में चार्ज में दो हो सकते हैं। एक या हो सकता है या तो वो पॉजिटिव हो, और एक या हो सकता है या तो वो नेगेटिव हो। और न्यूट्रल के केस में न्यूट्रल होता है। इसमें ध्यान रखिएगा न्यूट्रल के केस में कि इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर होगा। और चार्ज के केस में कभी भी ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा। प्रोटॉन को P प्लस से दर्शाते हैं और इलेक्ट्रॉन को E माइनस से। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो डिक्रीज करेगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। और किसी भी एटम में 3 मूलभूत कण होते हैं। ये एटम है, एटम में 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इसको 3 मूलभूत कण बोला जाता है। और ध्यान रखिए ये जो प्रोटॉन होते हैं ये किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है, डिसाइड करता है। और ये प्रोटॉन जो होता है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, न्यूट्रॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज
निर्धारित करता है। ये सारी चीजें हमको याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक और याद होनी चाहिए कि एटम में जो बीच में होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ ये जो सेल है इसको बोलते हैं कि एल एम आगे चल करके एन ए होता है। इस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होता है यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास होता है। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, इससे हम न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो तो अब हम आप एक एग्जाम्पल देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम कोई भी आइटम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सोडियम। सोडियम लिए तो सोडियम लिए तो सबसे पहले हमको इसमें बोला था कि 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद कर लेना। तो हमको पता है कि इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 23 होता है। अब इसमें हमको कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो न्यूट्रल कंडीशन में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन क्या डिसाइड करता है, एटॉमिक नंबर। तो 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एटॉमिक मास न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेशन करना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना होता है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इसका 23 है। न्यूट्रॉन कैलकुलेशन करना है, प्रोटॉन 11 है तो न्यूट्रॉन बराबर कितना होगा, 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 12। मतलब यहाँ आंसर 12 आ जाएगा। ये तो कौन सा था, ये न्यूट्रल केस में था। अगर यही क्वेश्चन चार्ज के केस में आ जाए, जैसे मान लो Na+, तो Na+ पे ध्यान रखना कि इसका एटॉमिक जो नंबर होगा, एटॉमिक नंबर तो 11 ही होगा, और इसका एटॉमिक मास जो होगा वो कितना होगा, 23 होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या वही होगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होती, एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा। और न्यूट्रॉन तो कैलकुलेशन अभी किए हैं, जो 12 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा। मतलब न्यूट्रल कंडीशन में 10 होते थे, लेकिन अब हो गए हैं, न्यूट्रल कंडीशन में 11 होते थे लेकिन अब हो गए हैं 10। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, अब इसको सॉल्व करिएगा। आप फ्लोरीन में आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी तरह क्लोरीन माइनस में आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।